जैसा कि हमने कहा था कि पार्ट 2 अध्याय 4 के शारीरिक डिटर्मिनेंट्स के साथ फिर से हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। आज के हमारे टॉपिक देखिए क्या क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा ये तो सर ज्यामिति में होता था, यहाँ कहाँ है, यहाँ भी है निश्चित। उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल पे क्वेश्चन देखे जाएंगे। उसके बाद सारणिक का उपसारणिक सहखंड और सारणिक का वर्ग, सारणिक या वर्ग अवयव का व्युत्क्रम, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन तीनों को हमने एक साथ ही पर पढ़ना है, एक साथ बताएंगे आपको। उसके बाद इस पर क्वेश्चन बताएंगे। पहले हम बताएंगे उपसारणिक निकालना, फिर सहखंड निकालना, फिर व्युत्क्रम निकालना। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो बच जाता है वो है कैमर का नियम। अब यहाँ बात ये आ रही है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंटेन होने वाले हैं। और उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम आपको बताते हैं कि बचपन में आप जब ज्यामिति में कहीं पढ़ाया गया होगा, चलिए नहीं पढ़ाया गया तो हम याद दिला देते हैं, फर्स्ट ईयर में x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कहा जाता था ज्यामिति में, यदि तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है लिखिए। तो आप लिखते थे इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 लिखते थे। कहीं कोई दिक्कत? आगे क्या लिखते थे? x2 y3 माइनस y1 लिखा जाता था, प्लस इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं x3 y1 माइनस y2। यही तो फार्मूला हुआ करता था। तो इसी फार्मूले को जब सारणिक में चेंज किया गया तो ध्यान देंगे क्या बात आई, जब इसको सारणिक में चेंज किया गया तो ये फार्मूला हुआ सारणिक के रूप में, सारणिक के रूप में। ध्यान देंगे 1/2 x1 y1 z1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब बात आती है कि सर जब आप सारणिक की बात कर रहे हैं तो सारणिक में या तो 3/3 मतलब वर्ग आयु वर्ग जनरेट करता है, ये तो आयत है। तो एक लास्ट वाली लाइन में क्या लिखेंगे? सब में 1 फिट करेंगे। यही जो है आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और चेंज करके सरेख के लिए भी बनाया गया। कोई बिंदु जब संरेख होता है तब इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता था भाई? यही फॉर्मूला होता था, बस इसका टोटल मान क्या आ जाता था? 0 हो जाता था। तो जब कोई बिंदु सरेख होगा तो यही फॉर्मूला होगा और इसका मान जो है आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1, इसका मान आपका 0 आ जाएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि एरिया जो है आपका कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है। बस ये याद रखिएगा कि कभी कभी इसको सॉल्व करने में वैल्यू जो आपकी फाइंड होगी वो निगेटिव होगी, तो हम इस निगेटिव चिन्ह को क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। क्लियर हो गई होगी बात? समझ में आ गया होगा? फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 NCERT से। आइए बच्चों 4.3 से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदुओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के बिंदु दिए हुए हैं। मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया होगा, ये 1,0, ये 6,0 और ये 4,3। तो ये किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु हैं और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो भाई साहब क्षेत्रफल के लिए अभी तो आपने फार्मूला पढ़ा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलिए फाइंड करते हैं। इसको आप x1 डिनोट करेंगे, ये आपका y1 होगा, ये x2 ये y2, x3 ये y3। इतनी चीज़ें होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैल्यू हमारे पास आ गई, भर देते हैं। x1 की वैल्यू बच्चा लोग 1, फिर 6, फिर 4, y1 0, y2 0, y3 3, 1 1 1। अच्छा सारणिक के गुण के अनुसार हम जानते थे कि C1 C2 C3 किसी के अनुसार प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोशिश करिएगा जहाँ 0 ज़्यादा हो हम उसी के अनुसार प्रसार कर लें। तो ये देखेंगे आप C2 में 0 ज़्यादा है तो लिखेंगे C2 के अनुसार प्रसार।
करने पर तो ध्यान देंगे 1/2 C2। पहले तो एक बात का प्लस माइनस वाला ध्यान दे लीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस। तो C2 चल रहे थे तो पहली चिन्ह आपकी लगेगी माइनस की, और पहला अवयव 0 था, तो पहला रो और दूसरा कॉलम जब आप छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा 6141। अगली लाइन में आइए, प्लस होता है फिर 0 लिखिए, फिर दूसरा कॉलम और दूसरा रो छोड़ेंगे तो आपके पास बचेगा 1141 माइनस 3। अब दूसरा वाला तो कॉलम छोड़ना ही छोड़ना है, अब तीसरा वाला रो छोड़ दीजिए तो आपके पास बचा हुआ है 1161। यही सारी चीज़ें बची। आगे 1/2 था ही, तो ट्रायंगल बनाएं 1/2। इसका गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6 कम 6 माइनस 4 प्लस 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 6। तो ये देखिए 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो 0, ये भी 0, ये भी 0, खत्म हो गया। हमारे पास बची हुई जो चीज़ें हैं वो देखिए क्या बची हैं। 1/2 माइनस 3, 6 में से 1 घटा देंगे तो -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको गुणा कर देंगे तो 15 × 1/2। फाइनल हमारा आंसर 15/2। क्या आंसर लिखेंगे? नहीं, वर्ग इकाई, यहाँ तक लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हल करना। चलिए अगला क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए। अब देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन आराम से ऐसे लिखिए, x1 उस बार तो समझ गए 2 और y1 7, x2 1, y2 1, x3 10 और y3 8। तीनों चीज़ें मिल गई। फार्मूला आपके पास पड़ा ही हुआ है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। चलिए 2 1 10, 7 1 8। चलिए भाई साहब, अब देखिए यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 तो किसी के पास नहीं है, तो जो स्वेच्छा करे उसके अनुसार प्रसार करें, R1 के अनुसार प्रसार करने में कोई ढिलाई नहीं करेंगे। चलिए 2 लिखेंगे, पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, 1 1 8 1 बचा। फिर अगला पहला प्लस हुआ, अगला माइनस होगा, -7 लिखेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 1 1 10 1 हुआ। थोड़ा दूर लिखिएगा नहीं तो सट जाएगा। फिर +1 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो 1 1 10 और 8 हुआ। 1/2 2, 1 1 जा 1, -8 -7, फिर इंटू करेंगे 1 - 10 + 1 8 - 10। ध्यान दीजिए 1/2 2 × -7 -7 -9 + 1 × -2, 1/2 यहाँ -14 -63, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, प्लस माइनस -2। इसको जोड़ घटा लीजिए, जोड़ने घटाने पे देखेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद जो है इसको जोड़ने घटाने पे आएगा 47। इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रायंगल = 1/2। अब ध्यान देने वाली बात, 14 और ये -2, 14 और 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 को 63 से घटा देंगे तो हो गया 47। 1/2 × 47, ट्रायंगल = 47/2 वर्ग इकाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरेख के लिए क्वेश्चन बता देते हैं क्योंकि हमने इसी में आपको सरेख का भी फॉर्मूला बताया है, तो एक क्वेश्चन सरेख पर भी देख लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अगला देखिए, कह रहा है कि यदि A B C ये 3 बिंदु हैं जिनके निर्देशांक ये हैं, तो कह रहा है दिखाइए कि सरेखीय हैं। सरेखीय होने के लिए कंडीशन हमने आपको बता दी थी कि यही होती है भाई साहब, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 = 0। ये चीज़ें होनी चाहिए थी। तो चलिए पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x1 = a, x2 = b एंड x3 = यहाँ से c, y1 = b + c, y2 = c + a एंड y3 = a + b। वैल्यू पुट कर दीजिए, बस ये 0 हो जाना चाहिए। A B C
बी प्लस सी ए वन, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी वन। देखिए हमने आपको बता रखा है कि आप सारणिक में किसी पंक्ति या रो को जोड़ या घटा सकते हैं, उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए हम C2 को चेंज कर देंगे C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2 लिख लीजिए। चलिए भाई C1 प्लस C2, तो 1/2 ABC। अब C1 में C2 को चेंज कर रहे हैं, C1 और C2 जोड़ रहे हैं, तो B प्लस, पहले तो A था C1 में, B प्लस C जुड़ा, B C प्लस A एंड C A प्लस B, इधर 1 1 1। यहाँ ध्यान देंगे A B C, ये देखिए A प्लस B प्लस C, नीचे भी क्रम से लिखा जाए तो ये हो गया सीक्वेंस में। अब हमने ये बात बता रखी थी कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई संख्या उभयनिष्ठ हो तो उठा के बाहर कर लेते हैं। चलिए भाई साहब बाहर करिए। 1/2 A प्लस B प्लस C बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा A B C। अब यहाँ A प्लस B प्लस C था, वो उठा के बाहर ले आए, बचा 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, फिर 1 1 1। अच्छा, कहीं ना कहीं गुण में बताए थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर सेम तो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। क्लियर? कि मतलब किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे गुण के अनुसार सारणी के। अब याद तो रहा नहीं भाई साहब आपको कि कौन सा गुण था, ये बिल्कुल नहीं याद होगा कि चौथा गुण था। एग्जाम में क्या करेंगे, लिख देंगे चौथा पांचवा, तो इधर उधर हो जाएगा। तो सीधे लिखिए सारणी के गुण के अनुसार। ठीक है, 1/2 A प्लस B प्लस C, और इसका मान तो हो गया 0, हो गया ना। अब 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो 0, फिर 0 में फिर किसी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 आ गया। हमने क्या बोला था कि ये 0 आना चाहिए था, 0 आ गया। तो अतः बिंदु A B और C, ये बड़े वाले सरे पूरा लगा जाइएगा। हमने आपको इसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे बता दिए।